क्षेत्रफल से आइए और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। 6 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा एक समषष्ठभुज के 6 भाग करने पर प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण होगा। यानी षष्ठभुज है, इसका 6 समभाग किया जाए, यानी एक षष्ठभुज बना दिया हूँ और इसके 6 समभाग किया जाए तो इसको इस कोण से इस कोण तक ये सारे मिला दिया जाए इस तरीके से। तो ये यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 और 6 इसमें समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं और ये 6 समबाहु त्रिभुज से ही षष्ठभुज बनता है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना होगा। अब यानी यहाँ पर अगर हम इसको A और ये B और इसको O मान लेते हैं तो त्रिभुज ABO एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रत्येक जो समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका ये सभी कोण जो है 60 अंश 60 अंश और 60 अंश के होते हैं। तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज हैं और सभी का जो कोण होगा 60 अंश का ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर सही है 60 अंश। प्रश्न 14 को देख लेते हैं। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि इसका सही आंसर है मध्यानुपात और इसकी एक ये लंबी भुजा है और एक छोटी भुजा है। तो दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो है मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। इसको निर्णय 26 में देख सकते हैं, पूरे डिटेल में बताया गया है और मध्यानुपात के बारे में भी कुछ प्रारंभिक जानकारियों में भी बताया गया है। तो उसको आप मध्यानुपात के बारे में और आयत के बराबर वर्ग बनाने के बारे में समझ सकते हैं। क्या करते हैं, ये इसकी बड़ी भुजा है और ये इसकी छोटी भुजा है। छोटी भुजा की ऊंचाई जितनी लंबाई है, यानी अगर ये 3 सेमी है तो 3 सेमी इस पर हम कर लेते हैं। इसके बाद अब ये A B C और D और यहाँ लिख दिया E। तो अब AE का समद्विभाजन करेंगे और समद्विभाजन करने के बाद इस पर हम एक अर्ध वृत्त बनाते हैं और इसको हम ऊपर तक ले जाते हैं। तो यहाँ E और अगर यहाँ F लिख दे तो BF रेखा ही इसकी जो है मध्यानुपाती रेखा होगी और यही एक वर्ग की भुजा होती है। तो वर्ग की सभी भुजा इक्वल होती है। तो अब इसी BE के बराबर हम दूरी और ले लेते हैं और अब इसके समांतर यहाँ खींच देते हैं और इसके समांतर यहाँ खींच देते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो जाती है। ये आयत है और ये वर्ग है, रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। और तो इसका सही आंसर है मध्यानुपात। प्रश्न 15 को देखते हैं। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है समकोण त्रिभुज, यानी 90 अंश का जो त्रिभुज होता है कोण का, उसका उपयोग करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे उपयोग करते हैं। यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और इसका कर्ण हो गया, बेस, हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर। तो अब इस पर ये पहले हम इसका जो कर्ण है इसको देख लेते हैं। यानी B को केंद्र मानकर BC की त्रिज्या से, यानी इसकी जो कर्ण जितनी भी होगी उसकी त्रिज्या से एक हम वृत्त बनाएंगे और
बी को ही केंद्र मानकर इसका जो बेस है उसकी त्रिज्या से, बेस क्या है ए बी है, उसकी त्रिज्या से एक और वृत्त बनाएंगे। तो एक कर्ण पर वृत्त बन गया और एक इसके बेस पर वृत्त बन गया। अब इसकी जो एक लंब है इस पर भी एक वृत्त बनाएंगे, यानी लंब की त्रिज्या को लेकर के ए सी की त्रिज्या से। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो कर्ण पर वृत्त बना हुआ है और जो इसके आधार पर वृत्त बना है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। या हम कर्ण में से इस सी पर जो वृत्त बना हुआ है उसको माइनस करेंगे तो जो वृत्त पर आधार पर बना हुआ है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और यही बात आपको इसमें भी बताया गया है। ठीक वही चीज़ है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही है कि इस पर, ये समकोण त्रिभुज पर यदि दोनों वर्गों को का प्लस कर दिया जाए तो कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण पर बने वर्ग का अगर माइनस कर दिया जाए किसी भी भुजा में तो इसके बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इसके बराबर है। वही नियम यहाँ भी लागू होता है और ये निर्णय भी बनाने के लिए इस तरह का आता है, तो इसको समझ लेना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर समकोण त्रिभुज है। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, इसको पढ़ लेते हैं। किसी दीर्घवृत्त के बराबर वृत्त बनाने के लिए दोनों आधे आधे अक्षों का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं जो कि अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या के समान होगा। अब यहाँ प्रश्न में यह कहा गया है कि एक दीर्घवृत्त दिया गया है और इसी दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त की रचना करनी है। तो यदि वृत्त की रचना करनी होगी तो हमें इसका मध्यानुपात निकालना पड़ेगा। जैसा अभी प्रश्न संख्या 14 में भी बताया था कि मध्यानुपात निकालना होगा, तो इसका भी मध्यानुपात निकालेंगे। और मध्यानुपात निकालने के लिए हमें दो रेखाओं की ज़रूरत होती है। तो इसमें कह रहा है कि अक्ष के आधे आधे, यानी इसमें एक ए बी अक्ष है, इसका आधा ए ओ हो गया, और सी डी अक्ष है और लघु अक्ष है तो इसका आधा सी ओ हो गया। अब दो रेखाएं हमें मिल गई तो इसका जो है हम मध्यानुपात ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए ये इसी के बराबर यहाँ पर हम ले लेंगे, ये ले लिया। अब इसका नाम हम लिख सकते हैं, कोई भी ई लिख देते हैं, और ए ई का हमें समद्विभाजन करना होगा क्योंकि इस पर अर्धवृत्त बनाना है। तो ए ई का हम समद्विभाजन कर लेते हैं। हमने ये समद्विभाजन कर लिया और F समद्विभाजक बिंदु है। अब यहाँ F से हम अर्धवृत्त बना सकते हैं। तो ये एक इस पर अर्धवृत्त हो गया और ये बताया गया है कि जहाँ दोनों रेखाएं आपस में जुड़ती हैं इसको हम मिला देंगे इसकी अर्धवृत्त के परिधि तक। तो इसको हम G मान सकते हैं और OG रेखा ही वृत्त का त्रिज्या होगा। और अब हम चाहें तो इस पर वृत्त बना सकते हैं। केवल समझने के लिए ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से मध्यानुपात ज्ञात करते हैं और इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ये वृत्त तैयार हो गया है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। अब इसी क्रम में प्रश्न 17 को देख लेते हैं। समान अर्धवृत्तों द्वारा वृत्त के
6 समभाग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना दिया गया है और इसको रेखाओं द्वारा 6 भागों में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इस वृत्त की त्रिज्या से हम चाप लगाते जाते हैं तो ये 6 भागों में बढ़ जाता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन ये कह रहा है कि रेखाओं द्वारा नहीं इसे 6 भाग में, एक और फिर यहाँ से दो, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये वृत्त जो है अर्धवृत्तों के द्वारा समान 6 भागों में बट गया है। तो इसलिए ये वृत्त के त्रिज्या के द्वारा किया गया है। अब प्रश्न 18 को देख लेते हैं। विकर्ण के समांतर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज के यदि 6 भाग किए गए हों तो 4 आकृतियां समलंब चतुर्भुज बनाती हैं, शेष 2 आकृतियां क्या बनाती हैं। तो प्रश्न को पहले यहाँ चित्र से आप समझिए कि एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है। हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है ये, और इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं बराबर नहीं होते हैं। तो इसको 6 भाग करना है, लेकिन 6 भाग हमको कैसे भी नहीं करना है। ये जो विकर्ण है यानी बी डी विकर्ण है, इसी के समांतर रेखा खींच करके हमें इसको 6 भाग में करना है। तो ये कह रहा है कि इसमें 4 आकृतियां जो है समलंब चतुर्भुज बनाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 4, इसमें ये जितना भी है ये एक आकृति बन रही है। तो ये एक चतुर्भुज बन रही है जो कि समलंब चतुर्भुज है। इसी तरीके से ये 4 जो है समलंब चतुर्भुज है। 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 इसमें समलंब चतुर्भुज बन गया है। तो कह रहा है कि शेष 2 आकृतियां क्या बनाती हैं। अब शेष 2 आकृतियां इसमें क्या बची? एक इधर आकृति बच गई है और ये आकृति बच गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। तो ये त्रिभुज ही बनाती हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। केवल अभ्यास करिए और अपने कॉपी पर भी लिखिए, इस चित्र को भी बनाइए, क्योंकि प्रश्न हमेशा इस तरीके के नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यदि आप समझे रहेंगे तो किसी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में और उसका उत्तर देने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे।